तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नया चैप्टर चल रहा है सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें कि 3 लेक्चर ऑलरेडी ही कंप्लीट हो चुके हैं। कल के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने समझा था अनुदिश मात्रक सदिश, समझा था समान सदिश, समझा था, ठीक है। और इसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। अगर आपने उसको कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान थे। आगे चल के जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा तो उसमें मैं उस चीज़ को कवर करा दूँगा, ठीक। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नई चीज़ को समझेंगे कि सदिशों का योगफल, यानी कि 2 सदिश हैं उनका योगफल कैसे करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं। यानी कि सदिशों का योगफल, ठीक है। सदिशों का योगफल हम लोग सीखेंगे, ठीक। सदिशों का योगफल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये 2 तरह से करते हैं। सबसे पहला तो एक त्रिभुज नियम है, ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम, यानी कि समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक। आप देखिए तो इनका मतलब ये चीज़ है क्या, तो आप एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर हम मतलब कि इनको हम ट्रायंगल और ये चतुर्भुज के ही नियम से क्यों करें, तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है, कोई एक पॉइंट ए है, बिंदु ए है, और वो घूम फिर करके उसी बिंदु पर आ जाता है, ठीक। इसको चलिए मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ ताकि मैं इसको लिखे रहने दूँ कि मैं एक मिनट। चलिए, कोई एक बिंदु ए है और उस पर घूम फिर करके मैं फिर से वहीं पर आ जाता हूँ, ठीक। कोई एक बिंदु है, मैं घूम फिर करके फिर से वहीं पर आ जाता हूँ, तो क्या उसका विस्थापन तो शून्य हो गया, ठीक है। उसका विस्थापन यानी कि भैया ए डॉट मतलब कि ए वेक्टर, ये क्या हो गया भैया, ये तो शून्य हो गया। तो भैया जब दोनों बिंदुओं के बीच कोई विस्थापन ही नहीं हुआ है, जब दोनों बिंदुओं के बीच कोई विस्थापन ही नहीं हुआ है, तो ये क्या शून्य सदिश, यानी कि ये क्या शून्य सदिश, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच कोई विस्थापन नहीं हुआ है, ठीक। जब दोनों बिंदु सेम ही रहेंगे, यानी कि घूम फिर करके एक ही बिंदु पे आ गया, मान लीजिए इस बिंदु का मान 2 है, फिर से वो उसी बिंदु पर आ गया, उसका भी मान 2 है, तो भाई जब बिंदु ही सेम है तो कोई विस्थापन ही नहीं हुआ। जब कोई विस्थापन ही नहीं हुआ तो यानी कि वो क्या शून्य कहलाएगा, शून्य सदिश। यानी कि जब बिंदु समान होंगे तो कोई विस्थापन ही नहीं होगा, ठीक। जब बिंदु ही समान होंगे तो कोई विस्थापन नहीं होगा। अब यही चीज जैसे कि ट्रायंगल के नियम में क्या है, यानी कि इस त्रिभुज के नियम में क्या है, मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक। ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, ये कोई बिंदु सी है, ठीक। तो ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। भाई ए का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, भाई मान लो आई जे के में ही कोई ना कोई निर्देशांक होगा, ठीक। अपने को नहीं पता अभी, तो जो भी निर्देशांक हो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो, हम इस तीनों बिंदुओं को जोड़ते हैं, ठीक। इस तीनों बिंदुओं को जोड़ते हैं, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए को जोड़ते हैं, यानी कि हम ए बी वेक्टर, ठीक। हम किसको जोड़ते हैं, ए बी वेक्टर। देखो ऐसे हम इधर को चलेंगे, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, यानी कि ऐसे ही चल के उस बिंदु पर जाते हैं, ठीक। यानी कि देखो भाई, जोड़ने का क्या मतलब, एक सीधी रेखा में चलना, ठीक। जो भाई जोड़ने का मतलब एक सीधी रेखा में चलते हुए जोड़ते जाना। भाई कोई ऐसे तो होगा नहीं, पता चले हम इधर जाके जोड़ लिया फिर इधर आके जोड़ लिया तो जीरो ही हो जाएगा। तो वही चीज हम, यानी कि एक सीधी रेखा में चलते जा रहे हैं और जोड़ना है, ठीक। देखो हम इधर से चले, इधर से चलते चलते जोड़ रहे हैं, तो ए बी वेक्टर प्लस किया हमने बी सी वेक्टर प्लस किया हमने सी ए वेक्टर, ठीक। तो भाई
ये भी तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से हम वही पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि ये भी फिर से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फिर से वही पॉइंट पे पहुंच गए ना, क्योंकि देखो ए से स्टार्ट किया था और फिर से ए पर पहुंच गए, तो ये तो शून्य हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? ये शून्य हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, तो इस सी ए वाले को उधर भेज देते हैं। ठीक, यानी कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बराबर हो गया माइनस का सी ए वैक्टर। ठीक, माइनस का सी ए वैक्टर हो गया। अगर हमको ये माइनस हटाना है, यानी कि ये सी से ए की तरफ जा रहा है तो माइनस लगा है, माइनस हटाना है तो उल्टा चल लेते हैं, माइनस हटाना है तो हम उल्टा चल लेते हैं। यानी कि अगर सी से ए की तरफ जा रहा है तो हम ए से सी की तरफ कर देते हैं, तो ये माइनस हट जाएगा। तो यानी कि हम जो सी से ए की तरफ चल रहे थे, अब हम उसको क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि ए से सी की तरफ चलते हैं। यानी कि अगर हमको माइनस हटाना है तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, ए से सी की तरफ चलेंगे। तो ये चीज़ तो अपने को क्लियर हो गई कि यानी कि भाई कि किसी भी दो बिंदुओं का योगफल मतलब किसी भी त्रिभुज की किसी भी दो रेखाओं का जो योगफल है वो क्या तीसरी रेखा के बराबर है। तो ये चीज़ इससे हमको कंक्लूजन निकला, यानी कि अगर हमको भैया किसी को जोड़ना है तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, अब यही चीज़ ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कहाँ पर, समांतर चतुर्भुज वाले में, समांतर चतुर्भुज वाले में। ठीक, समांतर चतुर्भुज वाले में क्या मिलेगा आपको, देखिए ये क्या है, ए बी सी डी। ठीक, इस पर एक ये रेखा हमने खींच दी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस पर हम चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस पर चलते हैं। ठीक, तो इस पर भी देखिए, इस चतुर्भुज में भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम भाई इस ट्रायंगल के लिए हम ऐसे चलेंगे, इस ट्रायंगल के लिए हम ऐसे चलेंगे। तो हम एक एक ट्रायंगल को चल के देखते हैं। तो इतना तो आप सभी को पता है कि भाई ये जो AD है ये BC के क्या है, समांतर है, तो ये तो बराबर होगी। ये AD वेक्टर बराबर है किसके, BC वेक्टर के। वैसे ही ये AB वेक्टर बराबर है किसके, DC वेक्टर के, यानी भाई समांतर है तो बराबर है। तो भाई जब हम इस त्रिभुज में हम जोड़ेंगे भाई, या इस त्रिभुज में आप किसी भी त्रिभुज में जोड़िए, यानी कि AB प्लस BC, यानी कि हम इस त्रिभुज में जोड़ते हैं कि AB प्लस का BC, और चलिए यानी कि हम AB वेक्टर प्लस का BC वेक्टर, ठीक है, AB वेक्टर प्लस का BC वेक्टर, और किसको जोड़ेंगे, एक मिनट, हाँ, AB BC को जोड़ते हैं और जोड़ लेते हैं AD वेक्टर को। ठीक, वो सॉरी AC वेक्टर को जोड़ते हैं, एक मिनट, इस वाले वेक्टर को, ये AB वेक्टर और BC वेक्टर और AC वेक्टर को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो AB और BC और AC वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, AC वेक्टर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा क्या, 0 के, ओ सॉरी एक मिनट, ये हम ऐसे चल रहे थे ना, एक मिनट, ये जब हम ऐसे चल रहे थे तो ये CA होगा, मतलब कि यही सेम चीज़, चलिए हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं इक्वल में, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज ही बनेगा, ऐसा ही कुछ त्रिभुज बन रहा है ये। ठीक है, तो ये AC वेक्टर बराबर, यानी कि ये एक लाइन और आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब AD वेक्टर के बराबर, ठीक है, यानी कि AD वेक्टर के बराबर है BC वेक्टर, तो हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम AD भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम क्या AD भी लिख सकते हैं। तो AB BC और AD, ये हम क्या कहते हैं, AB प्लस AD बराबर में AC लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप लिख लीजिएगा क्या, त्रिभुज नियम से। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकल करके आया है कि AB प्लस AD इज इक्वल टू AC। ठीक है, यानी कि अगर हम इस AB और इस AD को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, तब भी AC मिल जाएगा। ठीक है,
इस ए बी और इस ए डी को जोड़ेंगे तब हमें क्या ए सी मिल जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझिए कि देखिए इस वाली लाइन को अब हटा दीजिए, ठीक, इस वाली लाइन को हटा दीजिए। मैं अब समझाता हूँ आपको, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ये फर्जी की लाइन कहाँ से बना दी। अब साफ साफ समझो कि अब ये जो कंक्लूजन निकल करके ये तो हमने ये एक त्रिभुज बनाने के लिए मैंने एक लाइन खींची थी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकल के आया देखो, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी किसके बराबर है, ए सी के, ठीक। तो भाई ए सी और बी डी, आप मैं एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ कि ए सी और बी डी भी बराबर ही हैं, ठीक, क्योंकि कर्ण है। जब भाई दोनों त्रिभुज बराबर है तो उनके कर्ण भी बराबर होंगे। तो भाई आप समझो कि जैसे जैसे ए सी वैसे बी डी, ठीक है, जैसे ए सी वैसे बी डी। तो यानी कि ये ए बी और ये ए डी ये इसके बराबर है, तो वही चीज़ तो यहाँ पर निकल करके आई है, ठीक है, वही एक चीज़ निकल करके आई है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है ये। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक उदाहरण समझते हैं। काफ़ी आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे सिंपली इस वाले में, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि चतुर्भुज वाला है ना, तो इसमें 2-3 ट्रायंगल बनेंगे, तो इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए अभी मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो भी और डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अपन एग्जाम्पल लगाते हैं, क्लियर हो जाएगा अभी खुद ही है। ठीक है, यानी कि उदाहरण नंबर चलिए छोड़िए, वेक्टर ए बराबर है आपका 2i माइनस का j प्लस का 4k, ठीक। वेक्टर बी क्या है 5i प्लस का 2j माइनस का 5k माइनस का 5k, ठीक। तो पहले तो हमको क्या मतलब ये एक क्वेश्चन है और इसमें हमें पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है और फिर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को माइनस करना है। बहुत सिंपल सा काम है। चलिए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हैं। तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा क्या 2i j प्लस का 4k प्लस का 5i प्लस का 2j माइनस का 5k। चलिए जोड़ते हैं। तो भाई ये प्लस का i वाला i से जुड़ेगा, j वाला j से, k वाला k से, ऐसे ही तो जोड़ेंगे इसको। तो देखिए 2 और 5 ये कितना हो गया 7i, ठीक। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये 1 है और ये 2 था, यानी कि 2 में से 1 गया, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 में से 1 गया तो क्या 1 बचेगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा है 2 वाला, तो इसका साइन आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा j हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही तो होगा भाई। अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 5, दोनों में से बड़ा कौन है माइनस, वो 5 बड़ा है तो इसका साइन आएगा माइनस का। 5 में से 4 गया, क्या बचेगा k बचेगा, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी, यानी कि ये पहला। अभी इसी में दूसरा निकाल दो भाई, a वेक्टर और माइनस b वेक्टर, यानी कि ये 2i माइनस का j प्लस का 4k माइनस 5i प्लस का 2j माइनस का 5k, ठीक। पहले तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। प्लस का 4k ये हो गया क्या माइनस का 5i और ये माइनस अंदर जाएगा, ये क्या हो गया 2j, ये प्लस का 5k हो गया। अब देखो i वाला i से प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 3i माइनस माइनस, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखो इस ये जो 2i है यानी कि माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 2 और 1 ये क्या हो जाएगा 3j हो जाएगा, और दोनों में से बड़ा कौन सा है 2, यानी कि साइन आएगा किसका, वो सॉरी 3j माइनस का, और ये क्या है प्लस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 9k, ठीक। बहुत सिंपल सा था ये a प्लस बी और a माइनस बी, काफ़ी सिंपल सा था, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको जो कल एग्जांपल्स दिए थे कि आप लोगों ने करके देखा है उसको, यानी कि कौन से एग्जांपल दिए थे मैंने, हाँ 6 और 7 नंबर दिया था मैंने आपको करने के लिए
क्या आपने उसको करके देखा? ठीक है। चलिए, और तो मैं यहीं पर ही आपको क्या इसकी प्रॉपर्टी भी बता दे रहा हूँ। सदिश योगफल के गुणधर्म, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या? ये दो नियमों का पालन करता है। पहला तो साहचर्य नियम, ठीक, और दूसरा क्रम विनिमेयता। ठीक, क्रम विनिमेयता का नियम का पालन करता है, और क्या? साहचर्यता का नियम, साहचर्य कह लीजिए, साहचर्यता कह लीजिए। ठीक है, तो ये क्रम विनिमेयता। ठीक, चलिए, तो ये किस चीज का, यानी कि ये दो नियमों का पालन करता है। देखो, सहचर नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। देखिए, क्रम विनिमय नियम क्या होता है भाई, चाहे a प्लस बी जोड़े या b प्लस ए जोड़े, यानी कि दो में एक जोड़ो या एक में दो को जोड़ो, बात बराबर है। तो चाहे वेक्टर a प्लस चाहे वेक्टर b को जोड़ो, चाहे वेक्टर b को पहले जोड़ के चाहे वेक्टर a को जोड़ो। अब देखो, ये क्रम विनिमयता नियम क्या होता है, यानी कि चाहे पहले मान लो अगर जैसे तीन वेक्टर, ये दो वेक्टर के लिए लागू होता है। ठीक, ये क्या है, ये तीन वेक्टर के लिए लागू होता है। तीन में पहले दो किसी भी वेक्टर को जोड़ करके तीसरे से जोड़ो, या किसी भी अन्य दो वेक्टर को जोड़ करके पहले वेक्टर से जोड़ो। ठीक, आप ऐसे समझो कि यानी कि चाहे वेक्टर a प्लस बी वेक्टर को जोड़ करके इस वेक्टर c से जोड़ो, चाहे इस वेक्टर b प्लस सी वेक्टर को जोड़ करके ए वेक्टर से जोड़ो, बात वही है। ठीक है, इन और इस बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप किसी को भी किसी तरह से, मतलब आप चाहे देखो, जोड़ने के बाद आंसर तो एक ही आना है। ठीक, परेशान मत होइए। चाहे आप दो, मान लो जैसे कि 2 4 6 है, चाहे आप 2 और 4 को पहले जोड़ लो, फिर 6 को बाद में जोड़ो। ठीक, चाहे आप 4 और 2 को जोड़ लो, फिर मतलब चाहे आप 6 और 2 को जोड़ लो, फिर 4 को बाद में जोड़ो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए 2 4 एग्जाम्पल्स लगाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे अदिश का सदिश गुणन। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे क्या, अदिश का सदिश गुणन सीखेंगे। और एक चीज़ हम आज और सीखेंगे, एक सदिश के घटक भी सीख लेंगे आज ही। बाकी का जो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है उसको कल के लिए छोड़ते हैं। फिर कहीं जाके हमें एक्सरसाइज पे भी आना है, अभी तो एक्सरसाइज पे समय है आने के लिए। चलिए, तो हम एक आध एग्जांपल्स लगाते हैं, तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें कर लीजिए, मैं एग्जांपल्स लिखता हूं जब तक। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना एक उदाहरण। मैंने उदाहरण नंबर 8 लिखा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है कि सदिशों, कोई एक वेक्टर ए है 2i प्लस का 2j कैप माइनस का 5k कैप, और वेक्टर बी है इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को तो कुछ प्रश्न में समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ दिया है। हमें एक वेक्टर ए दिया है, 2i 2j 5k कैप दिया है। एक वेक्टर दिया है, यह 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप है। हमें इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात है। सबसे पहले तो हमें इसका योगफल निकालना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे आई वाला आई के साथ, यानी कि ये 2 2 हो जाएगा 4i कैप। ठीक, ये हो जाएगा क्या 2 और 1 3j कैप, ये माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, 5 में से 3 का, ये हो गया क्या 2k कैप। ठीक, अब हम ये जो इसका योगफल निकला है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल है, इसका अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो इसका अनुदिश मात्रक सदिश कैसे निकलेगा,
ये तो मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर नंबर 3 में ही आपको समझाया है। मात्रक सदिश, स्थिति सदिश, ठीक, काफ़ी अच्छे से, और समान सदिश भी मैंने आपको उसी में बताया हुआ, परिमाण निकालना, सब कुछ उसी में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हम इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि मात्रक सदिश ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइड में उसका परिमाण, ठीक, ये चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना आर कैप यानी कि मात्रक सदिश इसी का, ठीक, प्लस ए प्लस बी वेक्टर, यानी कि भाई ए की जगह पर यहाँ पर ए प्लस बी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर इसका परिमाण भी ए प्लस बी वेक्टर का ही परिमाण लेंगे। तो ए प्लस बी वेक्टर का परिमाण हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी वेक्टर का परिमाण क्या आएगा भाई, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, रूट लगा करके निकाल लो इसको। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4, भाई ये क्या हो गया, ये रूट के अंदर 29 हो गया। ये रूट के अंदर क्या हो गया, इसका जो परिमाण है ये क्या हो गया, ये हो गया 29। अब बस वैल्यू रख दो और इसका जो भी मात्रक सदिश है उसको निकाल देते हैं अपन लोग। इसका जो मात्रक सदिश है उसको निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा देखो, यानी कि आर बराबर, ठीक, आर मान लो या ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है इस पर, ठीक, आर मान लो या ए मान लो, बाद में तो वैल्यू निकल के ही आनी है। तो क्या, ए प्लस बी, यानी कि पहले तो यही वाला वेक्टर लिखोगे, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप, ये क्या, रूट के अंदर 29, यानी कि इसका परिमाण। अब क्या करो, अलग अलग सेपरेट डिवाइड दे दो, काम खत्म, आई जे की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि 4 बटे रूट का 29 आई, ये हो गया 3 बटे रूट का 29 जे, 2 बटे रूट का 29 के, बस काम खत्म। यही इसका क्या है, अनुदिश मात्रक सदिश। प्रश्न में थोड़ा सा कठिनाई लगी होगी, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक, अब हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, एक अदिश का सदिश गुणन, ठीक, एक अदिश का सदिश से गुणन। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी छोटी सी चीज़ है, और आगे चल के हम सीखेंगे काफ़ी, मतलब आगे लेक्चर्स में, एक सदिश का सदिश गुणन, ठीक, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको मैं अब समझाता हूँ कि एक अदिश का सदिश गुणन। एक अदिश का सदिश गुणन, ठीक, एक अदिश का सदिश से गुणन कराना है हमको, ठीक। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम अदिश का सदिश से गुणन कराते हैं तो क्या चेंजमेंट आएगा, ठीक, क्या चीज़ चेंज होगी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ कोई एक सदिश, यानी कि किसी वेक्टर में मैं एक अदिश का गुणा कराऊंगा तो उसमें क्या चेंज आएगा। तो भाई चेंजमेंट तो क्या आएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चेंज होगा यहाँ पर कि परिमाण में डिफरेंस आएगा, बाकी दिशा में नहीं। यानी कि आप लिखोगे कि परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं, ठीक। क्यों, क्योंकि हम अदिश का गुणा करा रहे हैं ना भाई। जब अदिश का गुणा करा रहे हैं, अदिश का गुणा सदिश में करा रहे हैं, तो भाई यार आप खुद ही सोचो कि जिसकी कोई दिशा नहीं उसको दिशा वाले से गुणा करा रहे हैं, तो दिशा में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा ना। तो साफ साफ कह सकते हैं कि भाई दिशा में तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, बचता क्या है, परिमाण। तो परिमाण में भाई प्रभाव पड़ेगा। एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल लूँ मैं मार्कर में। ठीक, चलिए, तो सपोज करिए ये कोई एक वेक्टर है ए, ठीक, ये क्या है, ये सदिश है,
ठीक, इस सदिश में मैं एक अदिश, दो अदिश मतलब दो, अरे मतलब कि जिसकी कोई दिशा नहीं, दो एक अदिश ही है। ठीक, तो मैं इस दो का गुणा कराता हूँ इस सदिश में। तो मैं जब इस दो में मतलब कि इस सदिश में दो का गुणा कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर, 2a वेक्टर। तो भाई इसके परिमाण में डिफरेंस पड़ा, ठीक, लेकिन इसकी दिशा में नहीं। तब भी ये इस दिशा में जा रहा था, अब भी ये इसी दिशा में जा रहा है। ठीक, सपोज करो कि मैं इसी वेक्टर में अगर मैं 1/2 का मैं मल्टीप्लाई करा दूं, अदिश है एक, a/2 1/2 कुछ भी मान लो, तो मैं इस 1/2 का इसमें करवा दूंगा तो ये क्या 1/2a हो जाएगा। मैंने बोला कि माइनस के 2 का मैं करवा देता हूँ, ठीक, माइनस के 2 का करवा देता हूँ। ठीक, अब समझो एक चीज़ है यहाँ पर कि परिमाण नहीं बदलेगा, दिशा नहीं, और इसमें ही आगे एक चीज़ और लिख लो, यदि, ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यदि अदिश ऋणात्मक होगा, यदि अदिश ऋणात्मक होगा तो उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, यदि अदिश ऋणात्मक होगा तो उसकी दिशा क्या, विपरीत हो जाएगी। ठीक, तो चलो मैं एक मिनट इसको पूरे अच्छे से ही लिख देता हूँ कि परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं, धनात्मक अदिश। चलो मैं इसको एक मिनट चलो इसको मैं पूरे अच्छे से ही लिख देता हूँ कि धनात्मक अदिश। ठीक, ये काफ़ी ध्यान देने वाला पॉइंट है, धनात्मक अदिश से गुणा, धनात्मक अदिश से गुणा कराने पर परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं। यदि अदिश ऋणात्मक होगा तब दिशा विपरीत हो जाएगी, लेकिन इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने को तो उसका गुणा ही कराना है, अपने को तो दिशा से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर a बराबर 2i + 3j + का 4k कैप है। ठीक, ये कोई एक वेक्टर है और इसमें आपको बोल दिया जाए कि 2a यानी कि दो अदिश है कोई, इसका गुणा कराइए, इससे आपसे बोल दिया जाए 1/2 का इसमें कराइए, तो आप कैसे कराएंगे, तो भाई इस 2 का गुणा पूरे इस वेक्टर में कराएंगे तो 2 का गुणा भाई सब में होगा, तो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4i कैप + 3 दूनी 6 जे कैप + 4 दूनी 8 के कैप। ठीक, तो भाई पूरी मल्टीप्लिकेशन होगा। वही चीज़ इस 1/2 का इसमें कराएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली बचेगा यहाँ पर i कैप + 3/2 जे कैप। ठीक, प्लस का ये 2 कट जाएगा यानी कि 2 के कैप। अब यहीं पर अगर मैं -2 का करवाऊँ गुणा, -2 का करवाऊँ तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, तो आप इसको -2 का करवाओ या माइनस के 1/2 का करवाओ। ठीक, कुछ भी आप गुणा करवाओ, ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये चीज़ आप करके देखना। ठीक है, चाहे तो माइनस का गुणा करवाओ या आप, ठीक, करवा के देखना भाई, -2 का गुणा इसमें कराओगे तो 2 दूनी 4 यानी कि -4 आई। ठीक है, या यहाँ पर कर लो -6, क्या भाई 6 दूनी 12 -12 आई। ठीक, जैसे इसको लिखो ये क्या हो जाएगा -12 आई। ठीक, -12 तेईस वो 36 18 हो जाएगा, 18 जे, और ये हो जाएगा -6 चौको 24 के। ठीक, बाकी यही है अदिश का सदिश गुणन। ठीक है, धनात्मक से कराएंगे तो दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऋणात्मक से कराएंगे तो दिशा क्या विपरीत हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अब मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ यहीं पर ही कि एक सदिश के घटक क्या होते हैं। ठीक, एक सदिश के अदिश व सदिश घटक
कोई भी मान लीजिए कोई एक सदिश है, उसके अदिश व सदिश घटक क्या होते हैं। ठीक, मैंने बोला कोई एक वेक्टर ए है जो कि है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ये कोई एक सदिश है, ये कोई एक वेक्टर है, इसके अदिश घटक क्या होंगे, यानी कि इसके अदिश घटक क्या होंगे और इसके सदिश घटक क्या होंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो अदिश घटक क्या, अदिश घटक जिसकी कोई दिशा ना हो, यानी कि यहाँ पर अदिश घटक क्या कहलाएंगे, 2 माइनस का 3 4। सदिश घटक यानी कि जो भी यहाँ पर इस वेक्टर में जो भी दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे, भाई 2 तो दिशा को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है आई कैप। ठीक, आई कैप ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि देखो अदिश घटक की अगर यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा अदिश घटक 2 माइनस का 3 4, ये क्या कहलाएंगे, इसके अदिश घटक। सदिश घटक की बात करें तो ये 2i कैप यानी कि भाई सदिश, यानी कि 2 कदम चलना है x की दिशा में, ये क्या कहलाएंगे, सदिश घटक कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। तो सदिश घटक क्या होंगे, माइनस का 3j कॉमा और ये हो गया प्लस का k। ठीक, ये इसके कहलाएंगे सदिश घटक। मान लो कोई एक वेक्टर है यहाँ पर 2i प्लस का 10j प्लस का 3k, इसके सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ लिए जाए कि अदिश घटक क्या होंगे, इसके सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि अदिश घटक क्या होंगे, इसके आपको अदिश घटक बताने हैं तो आप बता दोगे भाई आई जे के तो दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी 2 10 3 तो दिशा को रिप्रेजेंट करते नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2 10 3, ये क्या हो जाएंगे, इसके अदिश घटक हो जाएंगे। ठीक, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। आज अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं कि एक अदिश के सदिश और अदिश घटक क्या होते हैं। ठीक, एक अदिश का सदिश से गुणन कैसे कराते हैं, योगफल कैसे कराते हैं। ठीक है, अभी अभी एक अनुदिश मात्रक सदिश का भी अपन ने एग्जाम्पल लगाया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या समझेंगे, दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। ठीक है, दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन यानी कि डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और इसको पहले तो हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद इसके हम उदाहरण करेंगे, फिर जाके हम प्रश्नावली पर हाथ रखेंगे। ठीक है, कल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सा है। फिर उसके बाद हम लोग खंड सूत्र भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, इसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।